गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। कल हम लोग ने टेंस के बारे में पढ़ा था, टेंस का स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन टूल्स। टेंस क्या होता है? तो टेंस होता है कि किसी क्रिया में जो समय के साथ क्या संबंध है उसको बताता है कि काम वर्तमान में हो रहा है या काम बीते हुए समय में हो चुका है, काम बीते हुए समय में हो चुका था या काम भविष्य में होगा। तो समय के साथ जो संबंध दर्शाता है उसे हम टेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी सीखे थे कि टेंस का एप्लीकेशन कब होता है, यानी टेंस का संबंध सिंपल सेंटेंस के साथ कैसा है। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सिंपल सेंटेंस का एप्लीकेशन होगा, ना कि टेंस का होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि एप्लीकेशन टूल्स क्या क्या होते हैं टेंस के। एप्लीकेशन टूल्स क्या क्या होते हैं, जिसमें मैंने हमको आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने बताया था कि 3 पर्सन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसे दे हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, जहाँ पे एक से अधिक का बोध होता है और एक से अधिक नाम होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके बाद हम लोग वर्ब के फॉर्म की चर्चा किए थे कि वर्ब के बेसिकली 5 फॉर्म होते हैं: V1, V2, V3, V4, V5। आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद रखने होंगे। V4 क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देने से वर्ब का 4th फॉर्म बन जाता है और SEIS लगाने से वर्ब का 5th फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन की बात किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि टेंस के जो 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 सब डिवीजन होता है, जैसे कि इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं, यानी आज एक्चुअली में आपका टेंस शुरू हुआ है। उस टेंस को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। मतलब कहाँ के सेंटेंस में क्या देखेंगे जिससे कि हमें ये पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है? पहचान, कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो पहचान क्या है कि मुख्य क्रिया के साथ क्या होता है कि अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया, वैसे इसको मेन वर्ब बोला जाता है। मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेन वर्ब। और हम इसको एक्शन ओरिएंटेड वर्ब भी बोल सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड यानी जहाँ पे काम हो रहा है, एक्चुअली में जहाँ पे काम हो रहा है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस तभी एप्लीकेबल होगा जब कुछ काम हो रहा है। तो उसके बाद अब तो ये समझ में हो गया कि सेंटेंस में काम हो रहा है। अब काम में हो रहा है, उसके बाद हमको पहचानना है कि 12 टेंस में से कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम आपको पहचान बता रहे हैं कि अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, ता है, जैसे कि खेलता है, ठीक है, ता है, ते है, ती का ता है हटा दो,
ता ते ती का प्रयोग होता, ता ते अथवा ती का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग होता है, ता ते ती का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के मेन वर्ब में अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग होता है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल एप्लीकेबल होता है। अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग होता है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। तो मुख्य क्रिया कौन है? खेलना। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। और उस क्रिया के साथ ता ते ती लगा हुआ है। मुख्य क्रिया क्या है? दौड़ना। उस क्रिया के साथ ता ते ती लगा हुआ है। ठीक है, ता ते ती। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सीता नाचती है, सीता नाचती है, सीता नाचती है। देखो, जिसको भी मेरा वीडियो स्लो लगे कि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तो आपके पास चॉइस है यूट्यूब पे कि आप अपने वीडियो को 1.25, 1.5, 1.7 पे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओरिएंटेड स्टूडेंट है तो आप 2 पॉइंट पे भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा ना हो कि उसे समझ भी नहीं आए। इसीलिए मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ। बट आपको लगता है कि मेरा वीडियो स्लो है तो आप स्पीड को बढ़ा के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इस पॉइंट की चर्चा करते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया अभी तक कि अगर वाक्य में मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब यानी कि एक्शन ओरिएंटेड वर्ब, अब देखो जिस वर्ब में काम हो रहा है उसी को मेन वर्ब बोलते हैं। तो जैसे कि मैं खेलता हूँ, खेलना एक काम है, खेलना एक क्रिया है और उस खेलना में ता लगा हुआ है इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राम दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है, उसमें ता लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ब है, उसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। मैंने क्या बताया था, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। इसमें देखो, मैं खेलता हूं, काम खेल कौन रहा है? सब्जेक्ट यानी कि मैं, आई, ये खेल रहा है। ठीक है, राम दौड़ता है, दौड़ कौन रहा है? सब्जेक्ट दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है। पढ़ कौन रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है। किसके द्वारा काम हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। तो अभी तक क्या सीखे कि वाक्य के अंत में ता ते ती का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है और उस सब्जेक्ट में जो क्रिया है उस क्रिया के अंत में ता ते ती का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो, अब जैसे ही हम लोग समझ गए कि ये पहचान है कि वाक्य में आपके वर्ब के साथ अगर मतलब मेन वर्ब जो काम करने वाला वर्ब है यानी मुख्य क्रिया, उसके साथ ता ते ती लग गया तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे? हम लोग आगे देखेंगे कि अब हम लोग इसका हर टेंस में यानी कि हर टेंस में हम उसके अलग अलग सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका अफर्मेटिव में सेंटेंस है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ना ही नहीं का इस्तेमाल किया गया है, ना तो क्वेश्चन पूछा गया है न ही नॉट का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, अफर्मेटिव में यानी इसको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सा वाक्य बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल क्या है? इसका रूल
क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है। अब किस स्ट्रक्चर के थ्रू आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलेंगे कि क्या स्ट्रक्चर के थ्रू आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो यानी कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में है, यानी सकारात्मक वाक्य में है, तो आपका सेंटेंस में शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। किसके साथ शुरुआत होगी? सब्जेक्ट के साथ शुरुआत होगी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, एस या ई एस, एस लगेगा या ई एस लगेगा वो भी इसको छोटे में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एस या ई एस, वो भी किसके साथ? वो लगेगी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगेगा। सबके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी वहां पे एस या ई एस लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस जुट जाएगा अगर आपका वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्लियर है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ, यानी कि मेन वर्ब के साथ क्या होगा? एस या ई एस का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग, आपके मन में ये कन्फ्यूजन आता होगा कि वैसे मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये एक बार देख लो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड पर्सन किसको बोला जाता है? जिसके बारे में बोला जाए। थर्ड पर्सन किसको बोला जाता है? जिसके बारे में बोला जाए। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हुआ एक वचन, यानी जिसके बारे में बोला जाए और एक वचन होना चाहिए। तो वो कौन कौन हो सकता है? वो हो सकता है ही, वो हो सकता है सी, वो हो सकता है इट, या कोई नाम, कोई नेम, जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, ये सब, ठीक है। तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम है तो उसके साथ आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके मन में डाउट आता होगा कि एस या ई एस का प्रयोग कहाँ पे होगा, कहाँ पे एस का प्रयोग होगा और कहाँ पे ई एस का प्रयोग होगा। इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब ये सीखना है कि मैंने आपको ये बताया कि एस या ई एस जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा। तो ई एस के लिए कुछ रूल्स है, ई एस के लिए कुछ रूल्स है कि कब मुख्य क्रिया के साथ ई एस लगाया जाता है, तो ये जान लेंगे। बाकी सभी के साथ एस लगता है, तो पहले हम लोग ये रूल्स देख लेंगे कि कब ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये हेडिंग डाल दो कि ई एस का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ ई एस कब लगाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ ई एस कब लगाया जाता है? मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया किसको बोला जाता है? मेन वर्ब, एक्शन ओरिएंटेड वर्ब, जिसमें काम हो रहा है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ ई एस कब लगाया जाता है? मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ थर्ड पर्सन, ये बात ध्यान रखना, एस या ई एस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ही लगेगा। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, मुख्य क्रिया के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में निम्नलिखित स्थिति में लगाया जाता है।
निम्नलिखित निम्नलिखित सिचुएशन यानी स्थिति में निम्नलिखित सेनेरियो में लगाया जाता है, निम्नलिखित सेनेरियो में लगाया जाता है। अब देखो ईएस का प्रयोग कब होता है, तो पहला पॉइंट मेन वर्ब के अंत में अगर लेटर ओ हो, पहला पॉइंट क्या है, मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में अक्षर यानी लेटर, मेन वर्ब के अंत में लेटर ओ हो, लेटर ओ हो, जैसे कि एग्जाम्पल गो, गो। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में गो का इस्तेमाल करना हो तो वहां पे हम गो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोज लगाएंगे। डू हो तो वहां पे डू नहीं डज लगाएंगे, डू नहीं डज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर लेटर ओ हो तो मेन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, ओ के बाद हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट देखो। अब मेन वर्ब के अंत में डबल एस या एस एच हो, मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में डबल एस या फिर एस एच हो या एस एच हो, उस केस में क्या होता है, अगर डबल एस या एस एच होता है तो वहां पे भी हम ईएस का प्रयोग करते हैं, वहां पे भी हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे किस, किस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे किसेस। मिस, मिस के लिए क्या करेंगे, मिसेस। ठीक है, मिसेस। उसी तरह से पुश, पुश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पुसेस। देखो बहुत कठिन नहीं है, अगर आप सच में अटेंटिव होकर समझ रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट नॉर्मल केस में, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि एस और ईएस कहाँ पे लगाते हैं, तो एस और ईएस सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि ईएस कहाँ पे लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है बाकी के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। थर्ड, अब मुख्य क्रिया के अंत में एक्स हो, मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, मुख्य क्रिया के अंत में एक्स या फिर डबल जेड, डबल जेड या सी एच हो, या सी एच हो। ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में एक्स, डबल जेड या सी एच हो तो उस केस में क्या होता है, आपको ईएस का प्रयोग होता है। जैसे कि फिक्स, एफ आई एक्स, फिक्स। फिक्स के साथ हम क्या लिखेंगे, फिक्सेस, फिक्सेस। ठीक है, फिक्स के साथ फिक्सेस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स के साथ रिलैक्सेस। ठीक है, रिलैक्स के साथ रिलैक्सेस। ठीक है, कैच, कैच के साथ कैचेस, कैचेस। देखो अगर मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में मुख्य क्रिया के अंत में एक्स, डबल जेड या सी एच हो तो उसके साथ ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस का प्रयोग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट,
प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। आपको पता है ना कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसको वन लाइन में मैं लिख देता हूं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ऑल लेटर एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। तो मैं क्या बोला, मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तो क्या करते हैं, वाई को आई में बदल के, तो वाई को, बहुत आसान है, वाई को आई में बदल कर, आई में बदल कर ई एस लगा दिया जाता है, वाई को आई में बदल कर ई एस, वाई को आई में बदलकर ई एस लगा दिया जाता है, वाई में बदलकर ई एस लगा दिया जाता है। ठीक है, देखो मैं कुछ भी आप लोग को छोड़ना नहीं चाहता, एकदम पूरा अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको कोई दूसरा ना किसी बुक को रेफर करना है ना, जस्ट अगर आप ये पढ़ लिए तो समझो कि आपका ग्रामर खत्म। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्राई, एग्जाम्पल देखो, क्राई, क्राई क्या है, आपका वर्ब है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर आपको क्राई आए तो क्राई में क्या है, वाई लगा हुआ है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई है, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो मैंने क्या बताया कि मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी कि ये आर तो कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, तो फिर क्या मैंने बताया, वाई को आई में बदल कर ई एस लगाया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा क्राई, वाई को आई में बदले और फिर ई एस लगा दिए, क्राई को क्राइज कर दिए, क्राई को क्या कर दिया, क्राइज कर दिए। उसी तरह से मैरी, मैरी, अब मैरी जो है, मैरी में भी कॉन्सोनेंट है, आर जो है कॉन्सोनेंट है, ए आई ओ यू नहीं है ना, तो ए आई ओ के अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। आर के बाद वाई कॉन्सोनेंट और वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल के ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैरीज, क्या हो जाएगा, मैरीज। जैसे ट्राई, ट्राई, तो ट्राई को क्या करेंगे, यहाँ पे भी आर कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई लगा हुआ है, तो वाई को आई में बदल के फिर ई एस लगा देंगे। फ्लाई, फ्लाई में भी आप देखो एल जो है कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आपका वाई लगा हुआ है, तो वाई को आई में बदल के ई एस लगा देंगे, यानी फ्लाइज। क्लियर है, चलो अभी तक हम लोग एक बार जो भी पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। देखो हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस कहाँ पे लगाया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम। अब क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा। तो मैंने बताया कि मुख्य क्रिया के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में निम्नलिखित सिनेरियो में, मुख्य क्रिया के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में निम्नलिखित सिनेरियो में ई एस लगाया जाता है। मैंने ये छोड़ दिया, इसको नोट कर लो, निम्नलिखित सिनेरियो में ई एस लगाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में निम्नलिखित सिनेरियो में क्या होता है, ई एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ई एस लगाया जाता है। चलो तो अभी तो पहला सिनेरियो क्या देखे कि मेन वर्ब के अंत में ओ लगा है, तो ओ लगा है तो फिर ई एस लगा देंगे, जैसे गो से गोज हो गया, डू से डच हो गया। फिर बोले मुख्य क्रिया के अंत में, मेन वर्ब के अंत में डबल एस या एस एच होगा तो फिर ई एस लगा देंगे, जैसे किस, डबल एस लगा हुआ है तो किसेस कर दिए, मिस लगा हुआ है तो मिसेस कर दिए, पुश लगा हुआ है तो पुशेस कर दिए। फिर उसके बाद देखें कि अगर मुख्य क्रिया के अंत में एक्स है, डबल जेड है या सी एच है, एक्स है, डबल जेड है और सी एच है, तो फिक्स के साथ फिक्सेस कर दिए, रिलैक्स के साथ रिलैक्सेस कर दिए, कैच के साथ कैचेज कर दिए। ठीक है, फिर चौथा रूल क्या है कि चौथा रूल है मुख्य क्रिया के अंत में अगर कॉन्सोनेंट है और वाई है, कॉन्सोनेंट है और वाई है, तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया जाता है। जैसे क्राई, आर कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, तो वाई को आई में बदल के ई एस लगाइए। मैरी, आर कॉन्सोनेंट है फिर वाई है, तो वाई को आई में बदल के मैरीज कर दिए। ट्राई, वाई कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है और वाई है, तो
वाई को आई में बदल के ट्राइज कर दिया, उसी तरह से फ्लाई को फ्लाइज कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज देख लो कि इतना ये जो बता रहे हैं कि इस सब के साथ ईएस लगता है, तो बाकी सभी के साथ क्या होगा, एस लगता है। बाकी सभी के साथ क्या होगा, एस लगेगा। मैं यहाँ पे एक चीज का नोट कर देता हूं कि बाकी सभी के साथ, यानी कि यहीं पे लिख लो नोट, बाकी जहां मतलब एस या ईएस, जहां पे ईएस का रूल बता दिया, बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग होगा। बाकी सभी मेन वर्ब के साथ, सभी मेन वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग किया जाएगा, एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देख लो, बाकी जो रूल जहाँ पे नहीं लगता है बाकी सब के साथ, जैसे ईट, ईट के साथ कोई रूल नहीं है तो इट्स लग जाएगा, ईट के साथ क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। प्ले के साथ कोई रूल नहीं है। अब तुम बोला, ये मत बोल देना कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ ध्यान रखना है कि वाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले तो ए है ना, यानी कि कॉन्सोनेंट तो नहीं है, वॉवेल है, तो इसके साथ ईएस नहीं लगेगा, सिंपल हो जाएगा प्लेज। समझ गया, यानी वाई जो है, वाई तो लगा हुआ है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वॉवेल है, तो इसीलिए प्लेज हो गया। रन के साथ रन्स, यानी कि तुमको बस वो अभी जो 4 रूल लिखा है ना, वो 4 रूल याद रखना है जो उस सब के साथ ईएस लगता है। यानी ओ के साथ ईएस लगता है, ओ के साथ डबल एस या एस एच रहता है तो वहां पे ईएस लगता है, जैसे किस के साथ किसेज, मिस के साथ मिसेज, पुश के साथ पुसेज। फिर थर्ड बताया कि एक्स डबल जेड या सी एच है, एक्स डबल जेड या सी एच है, जैसे रिलैक्स के साथ रिलैक्सेज, कैच के साथ कैचेज, सी एच लगा हुआ है तो उसके साथ ईएस लगा दिए, फिक्स के साथ फिक्स है, एक्स डबल जेड या सी एच है तो वहां पे ईएस का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद बताया कि अगर मेन क्रिया के साथ कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद वाई लगा हुआ है, मेन क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद वाई है तो वाई को आई में बदल के ईएस लगाया जाता है, जैसे क्राई के साथ क्राइज, मैरी के साथ मैरिज। ये 4 जो है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर कुछ याद रखना है तो यही 4 रूल याद रखना होता है। बाकी सभी मेन भाव के साथ एस का प्रयोग होता है। अब सभी मेन भाव के साथ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फर्स्ट पर्सन के साथ लगा देंगे, बाकी सभी मेन भाव के साथ एस का प्रयोग होता है, बशर्ते कि, ये भी मैं बोल देता हूं, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना, बशर्ते कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बशर्ते कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बशर्ते कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। चलो तो ये नोट कर लो, ठीक है। आई होप मैंने आप लोग को शायद इससे पहला पेज नोट करने के लिए समय नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अभी तक मैं बस एक बार में आपको समझा दूं कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ तातेती लगा है, किस मुख्य वर्ब क्रिया के साथ तातेती का प्रयोग होता है, जैसे मैं खेलता हूँ, राम दौड़ता है, हम लोग पढ़ते, सीता नाचती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अफर्मेटिव सेंटेंस,
ठीक है। अब मैंने हर टेंस का मैं 4 स्ट्रक्चर बताऊंगा अफर्मेटिव, यानी कि आपको टोटल 12 स्ट्रक्चर सीखना है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो अभी जो सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सीख रहे हैं। देखो याद रखना, बस सबको मिक्स मत करना है। जैसे कि मैं ये बताया कि वर्ब के फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। वर्ब के फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो ये केवल अफर्मेटिव के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब निगेटिव में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव में जाऊंगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सबके लिए अलग अलग रूल है, बस ये रूल को समझना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर सीखे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट पर्सन प्लस एस या ई एस, तब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी नॉर्मल अगर अफर्मेटिव में अगर मान के चलो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसमें तो नॉर्मल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तब ये रूल होगा वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस, ठीक है। और कहाँ पे ई एस का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे ई एस का प्रयोग होगा, जब वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस या एस एच हो, या फिर एक्स डबल जेड या सी एच हो, और अगर कॉन्सोनेंट हो और वाई हो तो वाई को आई में बदल कर ई एस लगाया जाता है। बाकी सभी के साथ सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब हम एक क्रक्स में हम आपको एक बात बताने वाले हैं, ठीक है। क्रक्स ये है कि अभी तक का जो भी पढ़ा है उसको अगर एक लाइन में, मतलब एक समरी अगर मैं बना के दूं, अगर उसका मैं आपको निचोड़ बता दूं तो निचोड़ क्या होगा वो देख लो। देखो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट, देखो मैं समय लूँगा, मैं पहले ही बता दिया कि अगर आपको मेरे पास पढ़ना है तो आपको पेशेंस का साथ 5-10 मिनट का वीडियो नहीं रहेगा, पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, समय के साथ आपको मैं समय लूँगा। लेकिन आपको कहीं दूसरे जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे पास पढ़ लिए तो आपको कोई कहीं भी आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आपको अभी अफर्मेटिव बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मैंने अभी तक स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर को भी हम आपको समझने के लिए 2 भाग में बांट देते हैं। एक भाग ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट में मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सेकेंड पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। थर्ड पर्सन केवल प्लूरल, थर्ड पर्सन में केवल प्लूरल। इन तीनों के साथ एक रूल है और बाकी दूसरा बंधु जो है ये थोड़ा भीड़ से थोड़ा अलग रहते हैं, ये भीड़ से अलग रहते हैं। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आते हैं? ही आते हैं, सी आते हैं, इट आते हैं, या कोई नेम आता है, सिंगुलर नेम, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर, यानी कि आपका अफर्मेटिव में 2 स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव में कितने स्ट्रक्चर हो गए? 2। इसमें क्या है? सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है, इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरह से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर याद रखने हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन केवल प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ई एस कहाँ लगता है? ई एस लगता है अगर मेन वर्ब के साथ
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी एस या एस का बात आएगा। और उसके बाद ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के साथ क्या लगा है, वाक्य के अंत में मेन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है कि मेन वर्ब के लास्ट लेटर में ओ लगा हुआ है, तो गो के साथ गोज, डू के साथ डज, या फिर आपका डबल एस या एस एच लगा रहा है, जैसे किस के साथ किसेज, मिस के साथ मिसेज, पुश के साथ पुसेस, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि अगर ये लगा हुआ है कि क्रक्स लगा हुआ, एक्स लगा हुआ है, डबल जेड लगा हुआ है, तो उसके साथ भी हम ईएस लगाते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट के, अगर मेन वर्ब में आपका अंत में कॉन्सोनेंट है प्लस वाई है, तो फिर क्या करते हैं, वाई को आई में बदल के ईएस लगाते हैं। तो वो 4 रूल याद रखना है। इसके साथ वो जो रूल है एस या ईएस किसके साथ एप्लीकेबल होगा, ये इसके साथ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आपको मैं ये आपका जो स्ट्रक्चर मैं बताया एकदम पूरा अच्छे से आप इसको याद कर लो बाबू, ठीक है। मैं इतना डिटेल में एस या ईएस के लिए मैं क्यों गया, मैं चाहता तो एक बार में बता के निकल सकता था, मैं इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाई किया था तो मुझे भी ये एस या ईएस का हमेशा कन्फ्यूजन रहता था, ठीक है। पढ़ने के बाद भी मुझे उतने अच्छे से मतलब मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आते थे, बाद में मुझे इसका अच्छे से समझ में आता, इसलिए मैंने इस पर जोर दे के जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मेरे किसी वीक स्टूडेंट को जिस चीज़ समझ में नहीं आएगा उस पर मैं डबल ट्रिपल जितना बड़ा एफर्ट लगेगा मैं दूंगा, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोग यहाँ तक तो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अफर्मेटिव पे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल का नोट कर लो। मोहन, अभी हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इसका हेडिंग डाल देते हैं, एग्जाम्पल हेडिंग डाल दो, ठीक है। और एकदम एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल चुनेंगे, ऐसा नहीं कि 2-4 जस्ट कहीं से एग्जाम्पल लिए और निकल गए, मुझे निकलना नहीं है, एक एक करके लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में भी हम लोग सिंगुलर का पहले चर्चा करेंगे, किसका चर्चा करेंगे, सिंगुलर का, ठीक है। मैं खेलता हूँ, ठीक है। उसको मैं कौन सा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई। अब इसके लिए जैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले, एस या एस का कोई चर्चा ही नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब क्या खेलते हैं वो नहीं, अगर मैं ये बोलता हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं जस्ट बोला मैं खेलता हूँ तो आई प्ले लगाया, यानी सब्जेक्ट आई क्या है सब्जेक्ट और प्ले क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर मैं ये बोल देता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं यहां पे बोलता आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्लूरल। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें, वैसे मैं बता दूं फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, बोलने वाले को, किसको बोलते हैं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर हम लोग साथ में बोले, एक जन से ज़्यादा एक साथ बोल रहा है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूँ हम लोग खेलते हैं, अगर मैं ये बोलूँ हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, ठीक है। अब हम लोग खेलते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसका क्या बनेगा, वी और कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी प्ले, ठीक है। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, किसकी बात करते हैं, सेकंड पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसका, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है, आपको भी पता होगा, सेकंड पर्सन बोला जाता है, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जिस व्यक्ति को बोलते हैं उसको सेकंड पर्सन बोला जाता है, जिसको बोलते हैं। सेकंड पर्सन किसको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन यानी कि जिसको बोलते हैं उसको सेकंड पर्सन बोला जाता है।
जिसको बोलते हैं, यानी कि यू जिसको बोलते हैं, यानी उसको यू बोला जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो आपका कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके लिए मैं सिंगुलर के लाइन से भी एक सेंटेंस बना दूंगा और प्लूरल के लाइन से भी एक सेंटेंस बना दूंगा। सिंगुलर के हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या होगा, तुम क्रिकेट खेलते हो, इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। क्या यू क्या है, ये यू जो है वो सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, प्ले क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्लूरल की, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर की, तो इस पे क्या सेंटेंस बनेगा, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, एक से अधिक है इसीलिए हम इसको प्लूरल बोल रहे हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, एक व्यक्ति का बोध होता है, यू प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में, इसको भी इंग्लिश में हम लोग वही कहेंगे, यू प्ले क्रिकेट, क्योंकि तुम हो या तुम लोग हो, उसका जो इंग्लिश होता है वो यू ही होता है, यू प्ले क्रिकेट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई होप आप लोग बोर रहे नहीं हो रहे होंगे। अब देखो, अगर सच में सीखना है तो बोर भी हो रहे हो तो एक बार बैठ जाओ, समझ लो, लाइफ में कभी दोबारा टेंस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बोर हो रहे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम पढ़ा सकते हैं, हम आपके लिए डांस तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। चलो, तो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल दे दिया, सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल दे दिया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का भी एग्जाम्पल दे दिया, प्लूरल का भी दे दिया, सेकंड पर्सन सिंगुलर का भी दे दिया, प्लूरल का भी दे दिया। इन सब में एक सिंगुलर, अगर आप स्ट्रक्चर देखे होंगे तो क्या स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हुआ, आपका जो स्ट्रक्चर बना वो बना सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों का यही स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, आगे करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन की। किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं जिसके बारे में बोला जाता है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम के बारे में बोला जा रहा है, वह खेलता है यानी उसके बारे में बोला जा रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में। अब इसमें भी दो है, सिंगुलर है और प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर कौन कौन सा है वो देख लो। सिंगुलर में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या कोई सिंगुलर नेम आता है, ही सी इट, या कोई नेम आता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके साथ स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसके साथ स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसके साथ स्ट्रक्चर हम आपको बता ही दिए। सब सिंगुलर जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ES किसके साथ लगता है, तो अगर मेन वर्ब के साथ ओ लगा हुआ है तो गो के साथ गोज। दूसरा, अगर मेन वर्ब के साथ आपका एस लगा हुआ है, डबल एस लगा हुआ है तो किस के साथ, किसेज। SH लगा हुआ है, X लगा हुआ है, डबल Z लगा हुआ है, तो उस सब के साथ ES लगा जाता है। एक है कॉन्सोनेंट और Y लगा हुआ है तो Y को बदल कर ES लगाते हैं। जो चार रूल है उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, इसमें समझना कुछ नहीं, आपको याद करना है। बस हम कहीं कहीं बोलेंगे कि आपको याद करना है तो वहाँ पे आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देख लो। अभी तो हम एग्जाम्पल ही पढ़ा रहे थे, रूल भी बता देते हैं जिससे कि आपको पूरे ब्लड में
वो कैप्चर हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं एक चीज़ को बार बार बोलता हूँ। अब एग्जाम्पल देखो, मैं तो नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, प्ले। अब देखो प्ले के साथ कोई रूल ऐसा है जो ES का रूल अप्लाई करता है, वो 4 रूल चेक करो। O तो नहीं लगा हुआ है, चलो, डबल S तो नहीं लगा हुआ है, SH तो नहीं लगा हुआ है, X या फिर डबल Z तो नहीं लगा हुआ है, फिर Y तो नहीं लगा हुआ है। अरे भाई Y तो लगा हुआ है। अब आगे Y तो लगा हुआ है तो ठीक है, देखेंगे कि Y के जस्ट पीछे कॉन्सोनेंट तो नहीं लगा हुआ है ना। अगर कॉन्सोनेंट जैसे ही लगता तो Y को I में बदलकर ES लगा देते, लेकिन कॉन्सोनेंट तो नहीं है, A तो वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S लग जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो कैसे बनाइए, ये बना सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S लग गया, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वह तुम्हें प्यार करती है, वह तुम्हें प्यार करती है, वह तुम्हें प्यार करती है। अब यहाँ पे देखो, वह तुम्हें प्यार करती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह करती लगा हुआ है, तो यानी कि सब्जेक्ट ती लगा हुआ है, इसका मतलब वह लड़की है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। सी प्यार करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। प्यार करना को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, लव। सी लव। अब यहाँ पे देखो कि वो S या ES का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, ES का कोई यूज है, ES का कहाँ पे, यहाँ पे कोई रूल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे सी लव यू, वह तुम्हें प्यार करती है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, वह स्कूल जाता है, वह के बदले में मोहन लगा दो, एक जैसा नहीं रहेगा, मैं अलग अलग टाइप का तुमको बताना चाहता हूँ। मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो क्या होगा, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया। स्कूल जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब यहाँ पे देखो S लगेगा या ES लगेगा, तो जैसे ही O लग गया तो यहाँ पे ES लगेगा। मोहन गोज टू स्कूल। अब तुम सर बोलोगे कि यार इस टू क्यों कहाँ से लगा दिए, तो प्रीपोजिशन का क्लास, मेरे प्रीपोजिशन की क्लास में जाके देखना, मैंने तुमको पढ़ाया था, जब एक डेस्टिनेशन से कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे फिक्स चलते हैं, मूवमेंट होता है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे वर्ब को नॉन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ क्लास में देखना, प्रीपोजिशन के क्लास में तुमको समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ES क्यों लगाया, समझ में आ गया ना। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन नाम है ना, इकलौता नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे तो केवल V1 लगा के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, S लगाते हैं या फिर ES लगाता है। क्वेश्चन उठता है S या ES, तो वर्ब पे डिपेंड करता है। वर्ब क्या है, गो लगा हुआ है, तो वो 4 रूल देखो, 4 रूल में एक था ना, O लगा हुआ है, मेन वर्ब के अंत में O लगा हुआ है, तो वहाँ पे ES लगाया जाता है, तो O लगा है तो ES लगा दिए। क्लियर। सीता रोती है, सीता रोती है, सीता रोती है, तो सीता रोती है तो क्या बोलेंगे, सीता क्राई तो नहीं बोल सकते हैं, क्राई मतलब होता है रोना, लेकिन Y के साथ क्राई जैसे ही R लगा हुआ है और Y लगा हुआ है, तो Y को हटा के क्या किया जाएगा, IES लगा दिया जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीता क्राइज, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में मैं जितना एग्जाम्पल हो सकता था, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताया कि कहाँ पे S लगता है और कहाँ पे ES लगता है। ES के लिए वो 4 रूल है, एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रूल पे आते हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन का
प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है, प्लूरल प्लूरल में क्या सब आएगा, जैसे कि ऑल आ जाएगा, दे आ जाएगा, एक से अधिक नाम, नेम्स आ जाएगा, नेम्स, नेम्स जैसे कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन एट्सेट्रा, और भी बहुत आ सकते हैं, etc। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर तो वही पुराना वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, अगर एग्जांपल में ये बोले सभी सभी खाना सभी खाना खाना सभी खाना खाना पसंद करते हैं, या ये बोलो कि सभी चाय पीना पसंद करते, सभी चाय पीना पसंद करते हैं, सभी चाय पीना पसंद करते हैं। तो क्या इसको बनाएंगे ट्रांसलेशन, ऑल, सभी के लिए क्या होता है ऑल, और ऑल जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑल क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या बोलेंगे, ऑल पसंद करते, चाय पीना, ऑल ऑल लव, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इसको लव के बदले में लाइक बना दो, ऑल लाइक टू ड्रिंक टी, ऑल लाइक टू ड्रिंक टी। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, राम और मोहन, राम और मोहन, राम और मोहन, राम और मोहन स्कूल जाता है, राम और मोहन स्कूल जाता है। तो क्या बोलेंगे, राम एंड मोहन गोज टू स्कूल, राम एंड मोहन गोज नहीं लगाएंगे, गोज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा नाम हो गया। तो राम एंड मोहन गो टू स्कूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गो टू स्कूल। देखो बहुत सारे जो होते हैं कि आगे भी चले जाते, तब भी इसमें SCIS में कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने आपको बहुत मेहनत किया आपको समझाने के लिए। आई होप आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सच में मेरा जो एफर्ट है आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं फिर से दोबारा मेहनत करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, चलो टाइम देख लेते हैं। आप लोग को ऑलमोस्ट आज का क्लास ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आज आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का बस अफर्मेटिव बता पाया। ठीक है, मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपको दिखाए हैं, बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से समझाया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लासेस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग लास्ट क्लास में जो भी पढ़े थे उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो एक्शन ओरिएंटेड वर्ब होता है उसके साथ ताते ती का प्रयोग होता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई करता है। जैसे मैं खेलता हूं, यहाँ पे खेलना जो है वो एक मुख्य क्रिया है और खेलने के साथ ता लगा हुआ यानी मैं खेल रहा हूं, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। राम दौड़ता है, दौड़ना एक मुख्य क्रिया है और दौड़ना के साथ दौड़ता लगा हुआ यानी तातेती लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना एक मुख्य क्रिया है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड वर्ब है और उसके साथ तातेती लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। उसी तरह से नाचना, नाचना में ता लगा हुआ है यानी नाचती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो हम लोग उसके बाद हर टेंस का 4 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अभी अफर्मेटिव की बात लास्ट क्लास में किए थे।
अफर्मेटिव में हम लोगों ने सीखा था कि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके लिए होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम से अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ही सी इट या किसी नाम से, तो वहां पे क्या होगा कि आपके वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाएगा। क्लियर? नोट थर्ड पॉइंट। चलो अब हम लोग सीखे थे कि मेन वर्ब के साथ किसके साथ ई एस लगाया जाएगा और किसके साथ ई एस लगाया जाएगा। तो ई एस के लिए 4 रूल है, बाकी सबके साथ एस लगाया जाएगा। तो ई एस कहाँ पे लगाया जाएगा? मेन वर्ब के अंत में अगर लेटर ओ हो, जैसे गो से गोज बन गया, तो यहाँ पे ओ है, गो यानी कि वो मेन वर्ब है, ओ है तो वहां पे ओ के बाद ई एस लगा दिया, डू के साथ डज लगा दिया। मेन वर्ब के अंत में अगर डबल एस हो या एस एच हो तो क्या होता है? ई एस लगाया जाता है। जैसे किस से किसेस, मिस से मिसेज, पुश से पुशेस। उसके बाद हम लोग बढ़े थे कि अगर मेन वर्ब के अंत में एक्स या डबल जेड या सी एच हो, मेन वर्ब के अंत में एक्स डबल जेड या सी एच हो तो वहां भी ई एस का प्रयोग होता है। जैसे फिक्स से फिक्सेस, रिलैक्स से रिलैक्सेस, कैच से कैचेज। तो ये देख रहे हैं एक्स डबल जेड या सी एच अगर मेन वर्ब में लगता है तो ये ई एस लगाया जाता है। लेकिन ये सब ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट उस सेंटेंस के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी आप वर्ब के साथ भी वन के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ई एस के लिए 4 रूल है, 3 बता दिए। चौथा रूल क्या है? देखो कि अगर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है और उसके तुरंत बाद वाई है तो उस केस में वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया जाता है। कॉन्सोनेंट है मतलब कॉन्सोनेंट क्या होता है? सारा ए ई आई ओ यू को छोड़कर, आपको पता होगा कि ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट है मेन वर्ब में और उसके तुरंत बाद का लेटर वाई है तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया जाता है। जैसे क्राई, आप देखो क्राई में सबसे लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जैसे ही है तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया, यानी क्राई से क्राइज हो गया। उसी तरह से मैरी, वाई जो है वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो मैरीज कर दिया। उसी तरह से फ्लाई से फ्लाइज कर दिया, ट्राई से ट्राइज कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वाई से पहले अगर वॉवेल आ जाता है तो बस एस लगा के पूरा किया जाएगा। बाकी तो 4 रूल था ई एस लगाने का, बाकी सभी मेन वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एस या ई एस तभी लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम। ठीक है, तो बाकी सभी के साथ जैसे इट, यहाँ पे देखो इट से इट्स, वो चारों रूल में फॉलो नहीं कर रहा है। प्ले, अब यहाँ पे y लगा हुआ है, उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट अगर लगा रहता तो y को i में बदलकर यस लगाते, लेकिन तुरंत बाद तो वॉवेल है, तो वॉवेल है तो y के बाद डायरेक्ट s लग जाएगा, यानी प्ले से प्लेस हो जाएगा। उसी तरह से रन होगा। बस ये 4 रूल आपके ब्लड में होना चाहिए कि 4 जहाँ पे es लगाया जाता है। es कहाँ लगाया जाता है? अगर मेन वर्ब आपका, मेन वर्ब क्या हो? मेन वर्ब में के अंत में लेटर o हो, मेन वर्ब के अंत में क्या हो? लेटर ओ हो। ठीक है, उसके बाद देखे थे कि मेन वर्ब के अंत में डबल एस हो या एस एच हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि मेन वर्ब के अंत में एक्स हो या डबल जेड हो या सी एच हो, तो उसके केस में ई एस लगाते हैं। या फिर वाई हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट बोले तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है? वो वॉवेल होता है। उस केस में वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया जाता है। बाकी सभी के साथ एस लगाया जाता है। ये सारा रूल किसके लिए था? अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ये रूल लगाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका, मैंने बताया कि अफर्मेटिव में अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, थर्ड पर्सन केवल प्लूरल, इसके साथ ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, केवल बस ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। बाकी तो नॉर्मल है ही, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाता है? V1 तो लगता है, ये साथ में एस या ईएस लगता है। ईएस के लिए बता दिए, वो 4 रूल याद रखना है, बाकी सबके साथ एस लगेगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट
टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हम लोग कवर कर रहे हैं। अब हम निगेटिव सेंटेंस पे आएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अफर्मेटिव के लिए क्या रूल था, अब हम लोग निगेटिव के लिए रूल देखेंगे। देखो मैं अच्छे से समय लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग भी समय दो और अच्छे से क्लियर हो जाओ। एक बार 10 टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह पढ़ लो, आपको लाइफ में दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें हम लोग अफर्मेटिव ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम लोग उससे आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अफर्मेटिव कर लिए, अब हम लोग निगेटिव, यानी कि निगेटिव को बोलते हैं, यानी कि दूसरा निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव कर चुके हैं, अब हम लोग निगेटिव कर रहे हैं। निगेटिव को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिसमें नहीं लगा रहता है, जिसमें नहीं लगा रहता है उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसको कौन सा वाक्य कहते हैं? उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में क्या होता है, जिस वाक्य में नॉट लगा रहा है यानी कि निगेटिव नहीं लगा रहे, वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है उसको देखो। स्ट्रक्चर है इसके लिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट, यानी कि नॉट अकेले नहीं लगेगा, डू डज को साथ में लेके वो लगाया जाएगा। सब्जेक्ट फिर डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम यहां पे एक चीज ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे एस या ईएस नहीं लगा है। इसका मतलब भले ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है। इस चीज को तुम ध्यान देना। मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो चलो एस या ईएस लगा देंगे। नहीं, एस या ईएस तभी लगाओगे जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा, और तब अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप एस या ईएस लगाओगे। अन्यथा बाकी जितना भी सीखने वाले हो आगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। लेकिन जैसे ही वो निगेटिव बनता है तो नॉट अकेले नहीं आएगा, साथ में डू डज को लेके आएगा, साथ में डू डज को लेके आएगा। अब जैसे ही डू डज, जैसे मतलब अगर एक हेल्पिंग वर्ब रहता तो आप समझ जाते कि चलो जितने भी सेंटेंस है उसमें वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। लेकिन जब एक से अधिक हो जाता है तो आपको देखना होता है कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। वैसे मैं ये आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको सिंपल सेंटेंस जब पढ़ाया था तब भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूं कि हमेशा जो भी एक्सेप्शनल जो रूल होता है वो जनरली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी सबके साथ नॉर्मल रूल होता है। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे क्या याद रखने हैं, यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट का यूज होता है। क्लियर है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। अब आपके मन में आना ही नहीं चाहिए वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, बट फिर भी मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसके बेसिस पे मैं पढ़ाता हूँ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा? ही, सी, इट या कोई नाम, नेम। नेम में ध्यान रखना वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है। ही, सी, इट या कोई नाम, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है और उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है।
ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट होता है। यानी कि डज नॉट कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम हो तो वहां पे डज नॉट लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होगा। क्लियर है। वैसे यही चीज, ऐसा नहीं कि रूल ये मैं नहीं बताया था, पहली बार बता रहा हूँ। इससे पहले भी जब आप मेरा सिंपल सेंटेंस का चैप्टर देखेंगे तो वहां पे भी वही रूल होता है, डू और डज। कहाँ पे जहां भी डू डज का प्रयोग मैंने सिखाया था वहां पे देखे होंगे कि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक ही स्ट्रक्चर है। जैसे अफर्मेटिव में दो हो गया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस SEIS, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ केवल V1। लेकिन इसमें क्या है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। बस ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होगा। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है। अब एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल, ये हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब देखो मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो कैसे, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है, एक्शन ओरिएंटेड है या इसमें एक्शन है या नहीं है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जाना एक काम है, जाना क्या है, एक क्रिया है, जाना क्या है, एक क्रिया है। अब जब क्रिया मेन वर्ब आ जाता है यानी कि काम हो रहा है, और कौन काम कर रहा है, मैं, नहीं कर रहा है या कर रहा है, लेकिन मतलब क्रिया तो है, नहीं जाना भी एक क्रिया है, यानी जाना के साथ नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यानी क्रिया कौन, किसके बारे में बोल रहा जा रहा है, मैं के बारे में, यानी सब्जेक्ट, यानी मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो इसका मतलब है कि इसमें मेन वर्ब है यानी कि जाना है, तो पक्का है कि ये टेंस का सेंटेंस है। मेन वर्ब है यानी कि कोई काम हो रहा है, एक्शन ओरिएंटेड वर्ब है, गो जो है वो मेन वर्ब है, तो इसीलिए ये टेंस के स्ट्रक्चर में आएगा। फिर अब देखेंगे कि किस टेंस में आएगा, मतलब हम लोग का जो, जब हम लोग ट्रांसलेशन करना यानी कि सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में जब अनुवाद करेंगे तो हमको पहला देखना है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे और वहां पे सिंपल सेंटेंस के रूल अप्लाई होंगे। लेकिन काम हो रहा है तो फिर वहां पे टेंस के रूल अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखो काम हो रहा है, जाना एक काम है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे दिया जाएगा कि ये कौन सा टेंस में आएगा। तो वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ अगर ताते ती लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये क्लियर है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब उसके बाद आएगा कि ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक है। तो इसमें नहीं तो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो नकारात्मक हो गया। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव का कोई बात नहीं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस हो गया तो किसका रूल अप्लाई होगा, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के साथ डू डज, सब्जेक्ट के साथ डू डज और उसके बाद नॉट, यानी कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के साथ डू डज, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं यानी आई। अब यहां पे डू लगेगा या डज लगेगा ये देखना होगा।
ये तो पक्का है कि नॉट लगेगा, क्योंकि डू डज के सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी जाना को हम गो बोलते हैं। जाना को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। निगेटिव है, ठीक है, तो उसके बाद ई एस या ई एस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। वैसे भी एस या ई एस तब आता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और वैसे भी ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे आएगा नॉट, उसके बाद गो आएगा। आई, डू या डज जो भी लगेगा, नॉट, गो और स्कूल। अब आपको मैंने जब प्रीपोजिशन बताया था तो मैं बताया था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो बीच में टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अब क्वेश्चन उठता है कि डू लगाए या डज लगाए। तो डज किसके साथ लगा है? अभी मैंने आपको बताया कि डज किसके साथ लगता है। डज नॉट का प्रयोग तब होता है जब आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जब आपका सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है वो देखो, आपका सब्जेक्ट तो आई है। आई तो फर्स्ट पर्सन होता है। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो उसके साथ डज नॉट तो लगेगा नहीं, क्योंकि डज नॉट तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो हम बोलेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब मैं तो हो गया, उसके बाद अब हम लोग बोलेंगे हम लोग नहीं खेलते हैं, या हम लोग, ये ऑब्जेक्ट भी लगा दो, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। खेलना एक मुख्य क्रिया है। खेलना एक मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पे टेंस आएगा। सबसे पहले हमको पहचानना है कि टेंस है या नहीं। तो खेलना एक मुख्य क्रिया, जब भी आप वाक्य में मुख्य क्रिया हो तो उस केस में टेंस का इस्तेमाल हम चल। तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, यानी खेलना एक क्रिया है। खेलना एक क्रिया है। अब क्रिया के साथ मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ ताते ती लगा हुआ है। तो अगर ताते ती लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ गया। नहीं लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और जैसे ही ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज विचार करने योग्य होता है कि डू लगेगा या डज लगेगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? हम लोग जो होते हैं बोलने वाले होते हैं। बोलने वाले यानी फर्स्ट पर्सन, लेकिन एक से अधिक होता है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और डज तो लगता है, डज नॉट जो लगता है किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। बाकी सबके साथ डू नॉट लगेगा। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट पर्सन सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। यानी कि वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेज या ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल V1 को फॉलो करना है, वर्ब का पहला फॉर्म। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ दिक्कत है, मैं आपको बता दूंगा, उसका रिप्लाई मैं वहीं पे कर दूंगा, ठीक है। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तुम नहीं पढ़ते हो। तुम नहीं पढ़ते हो। तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? तुम नहीं पढ़ते हो। तुम जो है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तुम कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। ये तो क्लियर है। पढ़ना एक क्रिया है तो टेंस होगा, और ताते ती लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं है तो इसका मतलब यह निगेटिव होगा, और जैसे ही निगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि डू लगेगा या डज लगेगा। तो यू तो आपका सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है, तो डू नॉट का प्रयोग होगा। तो क्या बोलेंगे? यू डू नॉट स्टडी। यू डू नॉट स्टडी, यानी तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
थर्ड पर्सन का। देखो मैं जो एग्जांपल लेता हूं इस तरह से ध्यान रखता हूं कि आपको तीनों पर्सन कवर कर दूं, फर्स्ट पर्सन भी कवर कर दूं। उसमें मैंने ये एग्जांपल लिया, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हम लोग क्या है फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, और ये तुम क्या है, तुम बोलो या यहाँ पे तुम लोग लगा दो, तुम या फिर तुम लोग, तुम या फिर तुम लोग, दोनों के लिए सेम ही होगा, यू डू नॉट स्टडी। तो हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन सीखा, फिर सेकंड पर्सन। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी एग्जांपल लेते हैं? थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में बहुत सारे ही, सी, इट या कोई नाम। वह नहीं हंसती है, वह नहीं हंसती है। अब देखो हंसना एक मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। हंसना क्या है? एक मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है। तो जैसे ही मेन वर्ब आ गया यानी कि टेंस का सेंटेंस है, और तातेती लगा हुआ है, जैसे ही हंसती है यानी तातेती लगा दिया तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, और नॉट लगा दिया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, और निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? वह, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो क्रिया देखेंगे कि क्रिया में, क्रिया स्त्रीलिंग को का बोध करा रही है पुल्लिंग का। तो हंसती है, हंसता लगा रहता है तो इसका मतलब वो मेल होता, लड़का होता। हंसती है इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है यानी लड़की है। तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सी का। और सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही, सी, इट या कोई नेम। तो सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम बोलेंगे सी, और सी के साथ डू या डज, तो सी के साथ डज लगेगा। सी डज नॉट लाफ, सी डज नॉट लाफ। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि बस हंसना एक क्रिया है, उसके बाद वहां खत्म हो गया। तो अगर खत्म हो गया तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सी डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसती है या वह हंसती नहीं है। ठीक है। देखो मैं शॉर्टकट स्टडी पे बिलीव नहीं करता कि 10 मिनट का क्लास कर लिए हमको टेंस हो गया। ठीक है। अगर वो टेंस आपको हो भी गया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर रहेगा। मैं इस पे बिलीव करता हूं कि हाँ, आप एक बार समय दिए, आप टेंस पढ़ लिए, उसके बाद आपको लाइफ में दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत पड़े तो आप उस किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो मैं इस तरह से आपका वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए मेरा वीडियो लेंदी हो जा रहा है और मेरा क्लासेस भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है। बट कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अगर मेरा क्लास कर रहे हैं तो आपको लाइफ में कभी भी जो भी पढ़ रहे हैं उसको, उसकी कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने थर्ड पर्सन, ये वह जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब मैं अगला सेंटेंस आपको कराता हूं। राम और सीता, राम और सीता, सीता खेलते हैं। राम और सीता खेलते नहीं है। राम और सीता खेलते नहीं है। अब यहां पे देखो राम और सीता, सब्जेक्ट क्या है? राम और सीता यानी राम एंड सीता, राम एंड सीता। तो जैसे ही एक से अधिक नाम हुआ तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया तो वहां पे डू लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही केवल डज लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। यानी राम एंड सीता डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले, राम एंड सीता डू नॉट प्ले। तो आई होप आप लोग निगेटिव सेंटेंस में क्लियर है। दोबारा बताता हूं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ, यानी मेन वर्ब के साथ ताते ती लगा रहता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और अगर नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। और जैसे ही नकारात्मक वाक्य कहलाएगा तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब डू किसके साथ और डज किसके साथ? और डज का ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा और बाकी सभी के साथ
सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। मैंने एग्जाम्पल भी अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, तभी वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसका दो टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके भी कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो टाइप के। पहला स्ट्रक्चर तो इस तरह से होगा कि अगर उसमें WH फैमिली है या WH फैमिली नहीं है। अगर WH फैमिली है, WH फैमिली है, और दूसरा वो हो सकता है जिसमें WH फैमिली नहीं है। WH फैमिली अगर है, यानी अगर WH फैमिली है तो उस तरह के सेंटेंस में पहले WH फैमिली आएगा, पहले WH फैमिली आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगा, ठीक है। उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा। जैसे ही अफर्मेटिव क्रॉस किया, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्लियर है कि अगर WH फैमिली है तो WH फैमिली आएगा, डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्लियर है। चलो अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि WH फैमिली नहीं है, WH फैमिली नहीं है। WH फैमिली यानी क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि WH फैमिली क्या होता है, WH फैमिली क्या नहीं होता है। WH फैमिली कहाँ, जहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जवाब हाँ और ना में नहीं देते हैं, इसका मतलब वहाँ पे WH फैमिली है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और जवाब हाँ और ना में दे देते हैं तो इसका मतलब WH फैमिली वहाँ नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चलो आराम से पहचान लोगे। चलो वेरी गुड, आप लोग अच्छे बच्चे हो। अब क्या होगा देखो, वहां पे WH फैमिली नहीं है तो WH फैमिली आएगा ही नहीं। क्या आएगा, डू या डज आएगा। क्या आएगा, डू या डज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डू या डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर आएगा वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है। तो दो टाइप का हो सकता है, WH फैमिली है तो WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जहां पे WH फैमिली नहीं है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं कि WH फैमिली की पहचान कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जवाब हाँ और ना में नहीं दे पा रहे, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इसका जवाब क्या होगा, हाँ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। हाँ या ना में जवाब हो सकता है, इसका मतलब वहां पे WH फैमिली नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, इसका जवाब हाँ और ना में तो नहीं दे सकते। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, किस बोल रहा है, यानी किसी स्कूल का नाम आपको पता ना, मैं फलाना स्कूल में पढ़ता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब वहां पे WH फैमिली है। और कौन कौन से WH फैमिली होते हैं उसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता दिया हूं, तो उसका डिटेल मैं यहाँ पे कवर नहीं कराऊंगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो।
जबरदस्त तरीके से एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल को, क्योंकि देखो आपका जो बेस बनेगा वो एग्जाम्पल से ही बनेगा। जब आप ट्रांसलेट करना समझ जाएंगे, सीख लेंगे, तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे और उसका अप्लाई करना सीख पाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले पहचान करनी है कि मेन वर्ब है कि नहीं, यानी काम हो रहा है कि नहीं। तो जाना तो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, यानी टेंस आ जाएगा। और मुख्य क्रिया के साथ तातेती लगा हुआ है, मेन वर्ब के साथ तातेती लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव में है। यहां तक तो क्लियर है। और जैसे ही इंट्रोगेटिव है तो मैं देखूंगा कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू एच फैमिली है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखूंगा डब्ल्यू एच फैमिली है या नहीं है। तो क्या मैं स्कूल नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता मैं लगा दिया, इसको नहीं को हटा दो, ठीक है। क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्योंकि मैं अभी इंट्रोगेटिव सिखा रहा हूं तो इसीलिए नहीं को हटाओ, ठीक है। क्या मैं स्कूल जाता हूं, जवाब क्या आएगा? हाँ या फिर ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है। और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। डू डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखो डू डज में से क्या लगेगा? डू या डज तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर ना बाबू। और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, नहीं तो डू। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई है, जो कि फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो वहां डू लगेगा। तो क्या होगा? डू आई, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। क्लियर है? डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या हम लोग, क्या हम लोग स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग है। और सब्जेक्ट हम लोग यानी कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? डू लगेगा। डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहां पे इसमें और इस वाक्य में क्या अंतर था? इसमें क्या था कि डब्ल्यू एच फैमिली, दोनों में ध्यान से देखो, इस दोनों वाक्य में क्या है कि डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है। डब्ल्यू एच फैमिली क्या है? नहीं है। चीज ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें डब्ल्यू एच फैमिली जो है वो नहीं है। यहाँ पे इस दोनों में आप गौर से देखोगे तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है, यानी कि इसमें जवाब आप आसानी से हाँ और ना में दे सकते हो, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते, ठीक है। देखो अगर मैं ये बोलूं कि क्या, क्या तुम, क्या के बदले में यहां पे लगा दो तुम, इसको तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। अब यहां पे जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। तुम किस स्कूल में
पढ़ते हो। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तो अब यहाँ पे जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको जवाब थोड़ा अलग देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जवाब स्कूल का नाम पूछा जा रहा है कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो किस जो लगा हुआ है ये आपका WH फैमिली है, ये आपका क्या है WH फैमिली। और किस के लिए हम विच बोलते हैं, विच मतलब किसका, यानी किस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बोलूंगा which school which school do you read, which school do you read, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। क्लियर, विच स्कूल डू यू रीड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि स्कूल पहले आ गया, बट आप नॉर्मली जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के साथ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या राम, यहाँ पे WH, ये चीज देख लो, यहाँ पे WH फैमिली है, यहाँ पे WH फैमिली है। ठीक है, आगे देखिए, क्या राम घूमने जाता है, क्या राम घूमने जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो राम है, सब्जेक्ट कौन है, राम है। अब सब्जेक्ट अगर राम है तो उसके साथ क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है WH फैमिली है या नहीं है, तो क्या राम घूमने जाता है, हाँ या ना में जवाब होगा, तो WH फैमिली नहीं है। और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे डज लगाएंगे, डज राम जाना, यानी जाना को बोलेंगे गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, डज राम गो फॉर अ वॉक। क्लियर, चलो तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव भी क्लियर है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्लियर है। WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली अगर नहीं हो तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हो तो निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका नकारात्मक, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें भी है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि WH फैमिली है या नहीं है। अगर WH फैमिली है, WH फैमिली यानी कि हु हाउ व्हेन ये सब अगर लगा हुआ है, WH फैमिली है तो क्या होगा आपका, वो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले WH फैमिली है तो WH फैमिली फटाक से पहले आ जाएगा, WH फैमिली क्या होगा, पहले आएगा, फिर डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, डू या डज लगेगा और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर WH फैमिली नहीं होगा तो
अगर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा डू डच से शुरुआत होगा। कहाँ से शुरुआत होगा, डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो अब हम लोग एक एक करके ट्रांसलेशन इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। इसमें तो कोई नया नहीं है, बस डू डज था, ये सब्जेक्ट था, बस एक नॉट लगाना था, वो लगा दिए क्योंकि यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब अगर एग्जाम्पल दूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो यहां पे देखो आप सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है। ठीक है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अगर सब्जेक्ट मैं है तो उसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। डू आई नॉट गो टू, डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फिर अगर हम बोले कि क्या क्या तुम क्या तुम घूमने नहीं जाते हो, क्या तुम घूमने नहीं जाते हो, तो यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम। तो सब्जेक्ट तुम के साथ अब क्वेश्चन, या तो क्या तुम घूमने नहीं जाते हो, जवाब आएगा हाँ या ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू एच फैमिली अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डू डज से शुरू करेंगे, यानी यू है, तुम है तो तुम के साथ डू लगेगा। डू यू नॉट गो फॉर ए वॉक, डू यू नॉट गो फॉर ए वॉक, क्या तुम घूमने नहीं जाते हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बोलूं राम तुम्हारे साथ, राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता है, राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता है। अब यहाँ पे देखो तातेती लगा हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, खेलना एक मुख्य क्रिया है, टेंस का पार्ट है, नहीं भी है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब जो है तुम्हारे साथ क्यों नहीं लगा है, क्यों नहीं खेलता है, तो हाँ या ना में तो जवाब नहीं देंगे, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से नहीं खेलता है, तो इसका जवाब हाँ ना में नहीं देंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली आएगा। और डब्ल्यू एच फैमिली कौन सा डब्ल्यू एच फैमिली आएगा वो देखेंगे, क्यों के लिए हम लोग वाई का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं। और राम, राम है तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ डज लगेगा। वाई डज राम, वाई डज राम नॉट प्ले, वाई डज राम नॉट प्ले, किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो नहीं खेलता है। वाई डज राम नॉट प्ले विथ यू, तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता है, वाई डज राम नॉट प्ले विथ यू। ठीक है, चलो अगर हम बोले कि हम लोग कौन सा खेल नहीं खेलते हैं, हम लोग कौन सा खेल नहीं खेलते हैं, हम लोग कौन सा खेल नहीं खेलते हैं। अब ध्यान दो, यहां पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना, और उसके साथ तातेती लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कौन सा खेल, तो इसमें तो जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते, यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली भी है। अब कौन सा खेल, कौन सा खेल के लिए हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एच, ये जो डब्ल्यू एच फैमिली होगा, कौन सा डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, तो कौन सा के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विच, कौन सा खेल, तो यानी कि विच गेम, विच, कौन सा खेल यानी विच गेम, कौन सा खेल यानी विच गेम
हम लोग नहीं खेलते हैं। विच गेम डू वी, डू इसलिए क्योंकि हम लोग के साथ, यानी हम लोग जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डू लगेगा। डू वी नॉट प्ले, विच गेम डू वी नॉट प्ले। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कभी कभी जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट पहले भी आ जाता है, डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद आ जाता है, इसीलिए मैंने लगाया कौन सा खेल, यानी विच गेम डू वी नॉट प्ले। क्लियर? आई होप आपको पूरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग अगला टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लासेस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।